नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय है कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरोह प्रथम के गद्य खंड का अध्याय गलता लोहा, जिसके लेखक हैं शेखर जोशी। तो इस प्रकरण का हम संक्षिप्त परिचय पढ़ लेते हैं कि गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांधीर्य उतना ही अधिक है। अर्थात उनकी रचनाओं में अर्थ की गहराई का दिखावापन और बड़बोलापन कम है, जबकि वास्तविक अर्थ की गंभीरता अधिक होती है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी से तात्पर्य है कि कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि वाला बालक, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर, सामाजिक जो नियम हैं और जो प्रतिबंध हैं उन सभी को बगल में रखकर अर्थात नकार कर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं है। ऑफर उसका कारखाना या दुकान कह सकते हैं कि धनराम लोहार जो उसका सहपाठी था उसके कारखाने पर बैठता है, बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता भी दिखाता है। वैसे सामान्यतः जो ब्राह्मण होते हैं वो शिल्पकार के पास अधिक समय तक बैठते नहीं हैं, उनसे अपने काम खड़ा खड़ा ही करवा लेते हैं और जैसे ही काम हुआ वो तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इस प्रकार के सामाजिक नियम और निषेधों को वह नकार कर धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता भी है और उसके काम में भी अपनी कुशलता व्यक्त करता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। और इसीलिए लेखक ने इसको गलता लोहा कहा है कि मोहन जो है वो अपने व्यक्तिगत या कह सकते हैं कि व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह जो मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है। अर्थात सच्चे भाईचारे को व्यक्त करता हुआ प्रतीत हो रहा है यहाँ। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार जो मतलब अपने शिल्प से वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे लोहार कह सकते हैं, सुनार कह सकते हैं। तो मोहन के पैर अनायास ही बिना किसी प्रयास के ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। वैसे इनके दो टोले रहते थे, एक शिल्पकार का टोला अलग होता था और इनका वणिक का और ब्राह्मणों का टोला अलग होता था। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की ऑफर अर्थात वह कारखाना या दुकान की वह अनुगूंज अर्थात उसके अनुसार जो गूंज थी, स्वर था, वो शेष थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे, तो निहाई वह कठोर लोहा होता है जिस पर दूसरे लोहे को, गर्म लोहे को रखकर हथौड़े से चोट मारी जाती थी, तो वह निहाई होता है। तो निहाई पर रखे लाल गरम लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठकता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। कि निहाई पर रखकर जो गर्म लोहे पर चोट मारी जाती थी हथौड़ी की, तो उसका स्वर और उसको
निशाने को साधने के लिए जो खाली हल्के हाथ से जो निहाई पर हथौड़ी से मारा जाता था, तो उसकी आवाज वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बेंट वाले हंसुए को लेकर, तो लंबे बेंट वाले से तात्पर्य है कि लंबा जो धातु का जो हसुआ या दरांती कह सकते हैं, दांतला दरांती, कि लंबे बेंट वाले कि लंबे हत्थे का जो हसुआ था उसको लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट काट कर साफ कराएगा, और बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा था। तो वंशीधर उनके पिता है, वो अब वृद्धावस्था में आ गए हैं, तो वृद्ध होने के कारण अब उनके वश में ये काम नहीं था कि वो झाड़ियों को काट छाट करके साफ कर सकें। वह भी अब वैसे ही कहाँ कर पाते हैं। यजमान लोग, तो यजमान उन लोगों को कहा गया है जिनका पूजा अनुष्ठान कराया जाता है, तो उन लोगों को यजमान कहते हैं, कि यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर, जर्जर अर्थात कमजोर, वैसे जर्जर का शाब्दिक अर्थ होता है जीर्ण शीर्ण, लेकिन यह शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है तो कमजोर होगा, कि बुढ़ापे का वह कमजोर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, अपने पुत्र से सहारा पाने की इच्छा से ही गहरे सांस को छोड़कर कहा कि आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना है। तो रुद्री पाठ है भगवान शिव के लिए पाठ किया जाता है, मंत्र उच्चारण किया जाता है, रुद्री पाठ कहलाता है। अब मुश्किल ही लग रहा है कि अब जो चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था अब शायद मुश्किल ही होगा। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं है, कि मेरे वश में नहीं है कि ये 2 मील की सीधी चढ़ाई मैं कर सकूं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, और अचानक उस यजमान को ना भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सदा से उनका काम करते आ रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आता। वो उनके पिता वंशीधर जी कह रहे हैं कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। मोहन उनका आश्चर्य न समझता, ऐसी बात नहीं, कि मोहन उनका आश्चर्य तो समझ गया था, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था न वैसे गति, कि न तो उनका स्वभाव था और न ही उसका अभ्यास था, उसने पहले कभी किया था, अनुभव नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बातें कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित रह गई, कि जैसे हवा में बातें कह दी गई थी, कहने से तात्पर्य है कि उसे जैसे सुनाई ही नहीं दिया हो, वह बात अनुत्तरित रह गई, उस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, अर्थात वह हंसुआ जो है, दरात जो है, दांतली, वह पूरी तरह से कुंद हो गई है, अर्थात बेधार हो गई है, उसकी धार खत्म हो गई है। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ, धोंकनी जिससे फूंक मारकर अग्नि और अधिक प्रज्वलित की जाती है, जो लोहार के पास होता है, तो हाथ से फेरने वाली भी होती है वो, जो हवा उत्पन्न करती है। तो धनवा अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म लोहे को उलट पलट रहा था। एक हाथ से वो धोंकनी फूंक रहा था, दूसरे हाथ से गर्म लोहे को पलट रहा था। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पारीखी अर्थात परीक्षण की दृष्टि से देख रहा था, पारीखी निगाहों से परीक्षण की दृष्टि से देख रहा था। फिर बोला कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, कि मोहन ने पूछा कि हमारे जो शिक्षक थे मास्टर त्रिलोक सिंह वो अब दिवंगत हो गए होंगे। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, कि जैसे ही मोहन ने ये सवाल किया तो वो अपने बचपन में लौट आए थे। बचपन की सारी यादें उनके
शाम आंखों के सामने नाचने लगी थी। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई, अपने बचपन को याद करके उसकी आंखों में चमक आ गई। वह थोड़ा खुश हो गया। वह बोला, मास साहब भी क्या आदमी थे लाला। अर्थात वो बड़े ही अच्छे व्यक्ति थे, मास्टर त्रिलोक सिंह। अभी पिछले साल ही गुजरे, कि अभी पिछले वर्ष ही वो गुजर गए हैं, दिवंगत हो गए हैं। सच कहूँ, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था, कि मुझे तो आखिरी दम तक उनकी छड़ी का या मार का या उनकी जो डंडे से मारते थे उसका भय बना रहता था मेरे ऊपर। दोनों हो करके हंस दिए। अपने बचपन के दिनों को याद करके दोनों हंसने लगे। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था उन दोनों को देखकर कि वो जैसे अपने अतीत में लौट गए हों, बचपन में वापस आ गए हों। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं, अर्थात स्कूल की चार दीवारी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते हैं, अर्थात जो बाल शरारत की जाती है उसे धमा चौकड़ी कहते हैं। कि थोड़ी देर पहले तक जो बाल शरारत कर रहे थे, उठापटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया हो, कि वो मास्टर त्रिलोक सिंह जी को देखते ही सांप सूंघ गया हो, इस प्रकार से निस्तब्ध शांत हो गए थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? कि मास्टर त्रिलोक सिंह जी कठोर स्वर में पूछते हैं कि तुम लोगों ने प्रार्थना की या नहीं, यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत सभी का मिला जुला स्वर पहुंचता ही। वो जानते थे कि यदि प्रार्थना होती तो उन सभी का स्वर गोपाल सिंह की दुकान तक सुनाई देता जहां वो खड़े थे, और उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दिया था। तो त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते, फिर वही कड़कदार आवाज में बोले, मोहन नहीं आया आज। मोहन उनका चहेता शिष्य था, प्रिय शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक। कुशाग्र अर्थात तीव्र बुद्धि का बालक था, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़। कि वो पढ़ने में तो अव्वल था ही, और उसके जो गायन कला थी वो भी अद्भुत थी। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वहीं सुबह सुबह, हे प्रभु अन्न आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो ये प्रार्थना का पहला स्वर उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अर्थात प्रार्थना का प्रारंभ पहला स्वर मोहन के द्वारा ही गाया जाता था, फिर बाकी विद्यार्थी गाते थे। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देते, और तब वे उस फिसड्डी अर्थात कमजोर बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते थे। कि मोहन जब प्रश्न का उत्तर देता था और बाकी के बच्चे नहीं दे पाते थे, तो उनको दंडित करने का भार मोहन के ऊपर डाल दिया जाता था। गुरुजी मास्टर जी कहते हैं कि पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते हैं। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली अर्थात साथी मित्र मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे, डंडा खाया था या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। तो थोड़ी ईर्ष्या इसलिए आ गई थी कि वह उससे होशियार था, और जब वो जवाब देता था और स्वयं जवाब नहीं दे पाता था तो कुछ ईर्ष्या हो गई थी। लेकिन उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव भी रखता था। तो उसका कारण ये था कि उसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बिठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी
नहीं समझा, कि बचपन में ही जातिगत हीनता उसके मन में बिठा दी गई कि हमारा काम पढ़ने लिखने का नहीं है, शिल्पकारों का। शिल्पकारों का जो कार्य है वो शिल्पकारी ही है, जो पुश्तैनी लोग करते आ रहे हैं वही कार्य तुम्हें करना है। इसलिए वो अपने आप को कभी भी मोहन का प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, बल्कि इसे मोहन का अधिकार ही समझता था कि ब्राह्मणों का अधिकार होता है शिक्षा लेना और शिक्षा देना, तो इसका तो यह अधिकार है। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर जी का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा, अर्थात रोशन करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, कि अन्य तरह से धनराम के लिए सोचे यह कोई गुंजाइश नहीं थी। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह ही, या तो खेतीहर या खेती करने वाले या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह ही किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, अर्थात 3 कक्षा तक ही वो पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनवा 13 का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ धनराम को संबोधित किया गया है कि धनराम 13 का पहाड़ा सुनाओ। तो धनराम 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था धनराम ने, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था, अर्थात बड़ा ही कठिन हो गया था, ये उसके लिए जटिल हो गया था। 12 तक तो जैसे तैसे उसने कर लिए थे। तब वो सुना रहा है 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक, कि जैसे ही आपको पता लग गया होगा कि उसको सटाक डंडी या संटी क्यों पड़ी थी, क्योंकि वो 13 दूनी 24 बोल चुका था। और सही तो आपको पता है ही क्या आएगा, कि एक संटी उसकी पिंडलियों पर मां साहब ने लगाई थी कि वह टूट गई। जैसे ही उसने गलत उच्चारण किया पहाड़े का, तो एक डंडी या संटी उसकी पिंडलियों पर मारी तो वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। तो त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था, कि जो व्यक्ति पिटता था, सजा पाता था, वही व्यक्ति संटिया डंडा लेकर आता था। और जाहिर है, स्पष्ट है कि बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। तो जिस व्यक्ति को सजा दी जाती थी, वह अपनी मार के बारे में न सोचकर मास्टर साहब के संतोष का ध्यान रखते थे कि उन्हें ये डंडा देखकर संतोष होगा कि नहीं होगा। तो वो इस प्रकार से डंडे का चयन करते थे कि स्टिक का, कि वह किसी मानो कि वह किस दूसरे को दंडित करने के लिए ले जा रहा हो, अर्थात उसके लिए स्वयं का दर्द नहीं, अपने शिक्षक मास्टर साहब का संतोष ज़्यादा मायने रखता था। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर, कि पूरे दिन, कि या तो वो मंद बुद्धि रहा हो या फिर उसके मन में अपने शिक्षक के प्रति जो भय बना हुआ है वह हो, पूरे दिन घोटा लगाने पर भी, अर्थात रट्टा मारने पर भी, रटने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मां साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा, तो तीसरी सीढ़ी तक पहुंचते पहुंचते वो फिर लड़खड़ा गया था। तो तीसरी पीढ़ी तक, अर्थात 2 बार तो वो सुना ही चुका था, दूसरी बार गलत सुनाया था उसने, 13 एकम 13, 13 दूनी 24, 13 तीय। तो इस प्रकार से वो सुना चुका था, लेकिन अब 2 तो याद कर चुका था, तीसरे तक जाते ही फिर लड़खड़ा गया, अर्थात भूल गया, याद नहीं आ रहा था। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी थी।
अर्थात जबान से ही उसके ऊपर डांट लगाई गई कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लाएगा इसमें, कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा है। कहने से तात्पर्य है कि तुम्हारे दिमाग में तो सदैव वो लोहा पीटने का, शिल्प कार्य करने का चलता रहता है, विद्या का ताप कहाँ से ले आएगा, अर्थात तुम्हारे अंदर विद्या कहाँ से आएगी, तुम पढ़ते तो हो नहीं। अपने थैले से पाँच छः दरांतियाँ निकाल कर उन्होंने धनराम को धार लगा लाने के लिए पकड़ा दी। किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी कि वो दरांतियाँ उनको निकाल कर दे दी जिसमें उसे धार लगानी थी, और किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। कहने से तात्पर्य है कि वो लोहे पर ताप लगा सकता था, लेकिन किताबों की विद्या का ताप लगाने का उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था। ये कहा जा सकता है कि और अधिक पढ़ाने का सामर्थ्य धनराम के पिता में नहीं था। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ही था कि बाप ने उसे धोंकने फूकने या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया था। कि या तो वो फूंकनी, या कह सकते हैं कि धोंकनी फूंक रहा था, या फिर सान लगाने के काम में उलझा रहता था, और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सीखने लगा। फर्क इतना ही था कि जहां मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेच चुनने की छूट दे देते थे, वहां गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो उसे अपनी बेच चुनने का छूट देते थे कि तुम्हारी मार के लिए तुम स्वयं ही बेंत लेकर आओ, डंडा लेकर आओ, लेकिन गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे कि किस चीज से मारना है। जरा सी गलती होने पर जो भी हाथ में आता था, छड़, बेंत, हत्ता, जो भी हाथ में लगता था, उसी से अपना प्रसाद दे देते थे, अर्थात उसी से मारते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे। तो गंगाराम धनराम के पिता हैं, जो एक शिल्पकार लोहार थे, कि एक दिन वो दिवंगत हो गए तो धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। विरासत से तात्पर्य जो उनके लोहे का कारखाना या दुकान थी, तो उसको संभाल लिया, और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा कि कब गंगाराम के आफर को धनराम का आफर कहने लगे थे। कि पहले उस दुकान को, कारखाने को गंगाराम का संबोधन करते थे, लेकिन उनके पिता के मरने के बाद धनराम वह संभाल रहा था, तो धनराम के से संबोधित करने लग गए। प्राइमरी स्कूल की सीमा लांघते ही, अर्थात पार करते ही, मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक, किसी सीमा तक सिद्ध कर दिया था। तो उसने पहले ही कहा था कि ये मेधावी, कुशाग्र बुद्धि वाला लड़का है, ये एक न एक दिन बड़ा अधिकारी बन के स्कूल का और हमारा नाम रोशन करेगा। तो इस प्रकार से जो प्राइमरी स्कूल की सीमा या 5वीं तक पास करने के बाद मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर ली, जिससे यह भविष्यवाणी किसी सीमा तक सिद्ध हो गई थी। तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया। कि साधारण हैसियत रखने वाले जो उनके पिता थे, और यजमानों की पुरोहिताई करने वाले, अर्थात यजमानों की जो पंडिताई का कार्य करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया उसको छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर, और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे, अर्थात पारिवारिक जो धंधा था, उन्हें निराश कर दिया था। दान दक्षिणा के बूते पर वे, अर्थात दान दक्षिणा के बल पर किस तरह परिवार का आधा पेट भर पाते हैं,
अर्थात उनके परिवार का पूर्णतः भरण पोषण भी नहीं हो पाता था दान दक्षिणा से। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मिटा दे, कि हमारे वंश के परिवार की जो दरिद्रता है, गरीबी है, वो पढ़ लिख कर मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी, कि एक तो वो ज्यादा दूरी पर था। मील से तात्पर्य है कि लगभग 3.5 किलोमीटर होते हैं 1 मील। तो 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी, कि एक तो नदी की समस्या थी, रास्ते में पड़ती थी, और एक दूरी अधिक थी। तो भी वंशीधर ने हिम्मत नहीं हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय करके और स्कूल जाता। छुट्टी के बाद थका मांदा थका हारा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं से विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर, विद्या से विद्या व्यसनी से तात्पर्य है कि जो विद्या में लीन रहता है, तो विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करता रहता था, कि ये इस प्रकार से, यह जो बालक है ये पढ़ लिख के नौकरी में लग गया है, ये अच्छा कारोबार कर रहा है, इस प्रकार से। वर्षा के दिनों में नदी पार करने की कठिनाई को देखते हुए वंशीधर ने नदी पार के गांव में एक यजमान के घर पर मोहन का डेरा या उनके रहने का स्थान तय कर दिया गया। घर के अन्य बच्चों की तरह मोहन खा पी कर स्कूल जाता और छुट्टियों में नदी उतार पर होने पर गांव लौट आता था। तो संयोग की बात कि एक बार छुट्टी के पहले दिन जब नदी का पानी उतार पर ही था और मोहन कुछ घसियारों से तात्पर्य घास लाने वाले लोग के साथ नदी पार कर कर घर आ रहा था, तो पहाड़ी की दूसरी ओर भारी वर्षा होने के कारण अचानक नदी का पानी बढ़ गया। पहले नदी की धारा में झाड़ झंकाड़ और पात पतेल आने शुरू हुए, कि झाड़ियां और पत्ते आने शुरू हुए। शुरुआत में अनुभवी घसियारों ने अर्थात घास वालों ने तेजी से पानी को काट कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन किनारे पहुंचते न पहुंचते मटमैले पानी का रेला उन तक आ पहुंचा था। वे लोग किसी प्रकार सकुशल इस पार पहुंचने में सफल हो सके। इस घटना के बाद वंशीधर घबरा गए और बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। बिरादरी के एक संपन्न परिवार का युवक रमेश उन दिनों लखनऊ से छुट्टियों में गांव आया हुआ था। बातों बातों में वंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में उससे अपनी चिंता प्रकट की, तो उसने न केवल अपनी सहानुभूति जताई बल्कि सुझाव भी दिए कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें। घर में जहाँ 4 प्राणी हैं, एक और बढ़ जाने में कोई अंतर नहीं होगा, बल्कि बड़े शहर में रहकर वह अच्छी तरह पढ़ लिख लेगा। तो इस प्रकार से उसके बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ आधा अंश हम पाठ का आधा अंश पाठ पूर्ण कर चुके हैं और आधा अंश अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्योंकि पूरा अध्ययन करने पर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब इस अध्ययन को यहीं स्थगित करते हैं। अगले वीडियो में अगला अंश पढ़ते हैं। धन्यवाद।